Yes, hello to everyone. I welcome you all to this new daily news digest session. आज 2 दिसंबर है एंड आज के दिन को हम नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे के रूप में भी मनाते हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज टू बी नोटेड। इस दिन को मनाया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट पोल्यूशन एंड इसी दिन को हम भोपाल गैस ट्रेजेडी डे, क्योंकि अगले ही दिन 3 दिसंबर इज नोन फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो उस दिन के साथ भी एसोसिएट करते हैं। कोशिश की जाए कि पोल्यूशन किस तरह से रोका जाए, तो उस पर अवेयरनेस जनरेशन इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर डे। नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन सो दैट वी डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आज मैंने इंडियन एक्सप्रेस में देखा है। दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अवर एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। और आर्टिकल कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग ऑफ अंडर ट्रायल्स, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, एंड व्हाट आर दी लीगल एथिकल चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट। है ना, तो बड़ा अच्छा टॉपिक है जिसको हमें थोड़ा डिटेल में देखने की जरूरत है, बिकॉज पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इट्स अ वेरी रेलिवेंट टॉपिक। The article is saying on November 5, President Draupadi Murmu released a report titled Prisons in India, Mapping Prison Manuals and Measures for Reformation and Decongestion. The report was authored by Supreme Court Center for Research and Planning, and this suggests a variety of measures to address overcrowding in prisons. Overcrowding पे हमने कुछ दिन पहले भी एक आर्टिकल देखा था जब हमने बात की थी कि प्रिजन ओवरक्राउडिंग इज अ मेजर चैलेंज ना। जैसे देश में माना जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 131% ओवरक्राउडिंग फिलहाल है, एंड मेनी ऑफ दोज प्रिजनर्स आर अंडर ट्रायल्स। अंडर ट्रायल्स मतलब हु हैव नॉट बीन कन्विक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर क्राइम। तो अब इन लोगों को कब तक जेल्स में रखा जा सकता है और क्यों ना इनको बेल दी जाए, उस पर बात हो रही है। उसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा और है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग ऑफ prisoners. The court itself held in July, in strong terms, that bail conditions that allow the police to track the movement of an accused would violate the right of privacy. The right to privacy is definitely going to be a violation in this particular case. और आगे समझते हैं कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं। थोड़ा सा आर्टिकल में बड़े अच्छे से समझाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज फार एज द बेनिफिट्स आर कंसर्न, दे आर सेइंग दिस इज अ कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव टू इनकार्सरेशन। इनकार्सरेशन का मतलब है किसी को जेल में बंद रखना। तो एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, प्रिजन्स इन इंडिया सफर फ्रॉम सिग्निफिकेंट ओवर पॉपुलेशन with approximately 131.4% occupancy rate. Approximately 5,73,220 inmates are there in comparison to total capacity of 4,36,000. तो कई लगभग 131% inmates ज्यादा है जितनी कैपेसिटी है। Out of these, 75.8% of prisoners in India are under trials. Under trials हैं, अभी कन्विक्ट भी नहीं हुए हैं, तो इनके लिए क्या स्टेप्स ली जा सकती है उस पर बात हो रही है। फिर यहाँ पे एक स्टेट गवर्नमेंट, जैसे उड़ीसा की बात हुई है, where the state government spends roughly ₹1 lakh annually on a single under trial prisoner. This is a decent number, काफी बड़ा नंबर है। A tracker would cost around ₹10 to 15,000. In 2023, a parliamentary standing committee on home affairs submitted a report titled Prisons, Conditions, Infrastructure and Reforms, which spoke about the potential benefits of electronic tracking using ankle or bracelet trackers. एक प्रिजन में या एक स्टेट लगभग 1 लाख रुपए किसी एक कन्विक्ट पे अप्रोक्सीमेटली सालाना खर्च कर रहा है। अगर उसी कन्विक्ट को एक ट्रैकर, या कन्विक्ट नहीं, इनफैक्ट किसी अंडर ट्रायल को एक ट्रैकर लगा दिया जाए तो 10 से 15 हजार में काम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ सीरियस कॉस्ट कटिंग मेजर। दिस इज वन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट। इसके अलावा फिर यहाँ पे लिखा हुआ है लेसन्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज लाइक यूएस, द ड्रॉबैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग, व्हाई इट शुड नॉट बी हैपनिंग। Some studies say that this is a type of e-carceration. Carceration का मतलब होता है somebody being put to jail. E-carceration, electronic carceration. In the US, where electronic monitoring and movement restrictions for prisons are on parole or in the pre-trial stage is a widespread practice, the American Civil Liberties Union published a report titled Rethinking Electronic Monitoring, a Harm Reduction Guide. इस पे काफी रिसर्च स्टडी हो चुकी है। एक शब्द हमने यहाँ पे देखा, पेरोल। इस पे ऑलरेडी यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है। वील सब्सिक्वेंटली सी दैट क्वेश्चन। इन द रिपोर्ट दे क्लेम दैट दिस सर्व्स एज एन एक्सटेंशन ऑफ द कार्सरल क्राइसिस, expanding the punitive power of jails and prisons beyond their traditional physical walls as a system of e-carceration. इंसान जेल के बाहर है तो अब उसको नॉर्मल जीवन जीने की आजादी होनी चाहिए, बट ये एक तरह से एक्सटेंशन है ऑफ दैट पर्टिकुलर जेल सिस्टम। And this is overuse of government surveillance, and this can create oppressive criminalizing environment, especially for communities of color. तो ये यहाँ पे यूएस में सिंस रेशियल इश्यूज काफी प्रीडोमिनेंट है, तो वो कह रहे हैं कि कलर वाली कम्युनिटीज जो है, ब्लैक्स जो है, उनके ऊपर ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर इन्होंने इसको कंपेयर किया है विद द इंडियंस, वेयर इन द कम्युनिटीज ऑफ कलर इन द यूएस
can be translated broadly into SCs, STs, and other backward classes, and they are overrepresented in prison populations. So यहाँ पे latest NCRB data shows that 68.4% of prisoners belong to SC, ST, and OBC communities. There is also a question of who will bear the cost when it comes to electronic monitoring. कौन खर्चा उठाएगा? Because काफी significant cost है. Apart from that, there is a sense of stigma that comes with visible ankle and other sorts of ब्रेसलेट डिवाइसेस और इस तरह की चीजों से स्टिग्मा, क्योंकि लोग देखेंगे कि इनके हाथ पे तो एक ब्रेसलेट है, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एक तरह से एक खराब ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है. दिस ऑल्सो नीड्स टू बी सीन. और एक तरह से दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इन्वेजिव सर्वेलेंस. मेरे को एक कीवर्ड बहुत अच्छा लगा, इन्वेजिव सर्वेलेंस. यू कैन नोट इट डाउन एंड रिमेंबर इट. इसके अलावा यहाँ पे प्रिवेसी का एक जो मेजर इशू है विच नीड्स टू बी सीन, बिकॉज यहाँ पे एक जजमेंट लिखा हुआ है on July 8, a bench of justices Abhay S. Oka and Ujjwal Bhuiyan struck down an unusual bail condition imposed by Delhi High Court on two foreign nationals booked for offences under NDPS, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act. अब इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने जो बेल दिया है उसमें to the accused persons an order that they must drop a pin on the Google map to ensure that their location is available to the investigating officer of the case. तो इस कंडीशन को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, बिकॉज बार बार वो इंडिविजुअल से कहा गया था कि आप अपने गूगल मैप की लाइव लोकेशन बताइए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, और कभी भी बताने के लिए कहा जा सकता है. The court held that such a condition would violate the fundamental right to privacy under Article 21 of the Constitution, stating that the investigating agency cannot be permitted to continuously peep into the private life of the accused enlarged on bail. तो कोई accused अगर bail पे है तो आप continuously उसको surveil नहीं कर सकते. उसकी privacy भी एक important right है which needs to be seen. फिर कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी इन 2023 while advocating for the cost benefits of electronic monitoring noted that such measures must only be taken with the consent of the inmate in question. तो उस इंडिविजुअल, उस इनमेट का कंसेंट भी लेना यहाँ पे जरूरी हो जाता है. At the same time, it must be ensured that to avoid any kind of human rights violations, this scheme or method should be used on only a voluntary basis after procuring the consent of inmates. You cannot impose it on inmates. You should not be doing it. Why? Because उसके perspective से उन्होंने लिखा है कि the impact of electronic monitoring on privacy by analyzing policies governing electronic monitoring across 44 states. ये अमेरिका में स्टडी हुई है. उसमें एक रिपोर्ट आई है जिसने कहा है कि people on court supervision, including those who are on monitors, are often subjected to invasions of their bodily autonomy through random drug testing, blood and DNA sampling, as well as invasion of their home through mandatory home visits that may include warrantless searches for the home. तो कभी भी आपका प्राइवेसी का इन्वेजन हो सकता है. इनफैक्ट आपकी बॉडीली ऑटोनॉमी भी खतरे में आ जाती है. लॉ कमीशन की 268th रिपोर्ट का यहाँ पे हवाला दिया गया है, which acknowledges the grave and significant impact on constitutional rights that such a measure might have. It suggests that such monitoring must be used only in grave and heinous crimes. डे टू डे क्राइम्स में इसको ना इस्तेमाल करें, सिर्फ ग्रेव, हीनियस और कुछ ऐसे क्राइम्स जो बहुत ही खतरनाक हैं उनमें इसका इस्तेमाल अलाउड होना चाहिए. Where the accused person has a prior conviction in similar offences and states that criminal legislation should be amended accordingly. You also have to ensure that जो criminal legislation है उनमें regular changes करने की जरूरत है. उसके बाद ही आप इस तरह का कोई एक्ट या कंडीशन इम्पोज कर सकते हैं. So this is going to make it a very broad sort of thing. This should be open to debate before actually putting it to practice, because इसके साथ challenges थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं and फायदे कुछ हद तक कम है. इससे रिलेटेड इसी टॉपिक्स, बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट एरिया, यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड 2 क्वेश्चंस इन 2 प्रीलिम्स. जैसे एक बार यूपीएससी ने पूछा था कि स्टेटमेंट 1 and 2, in India prisons are managed by the state government with their own rules and regulations for the day to day administration of prisons, और prisons को गवर्न किया जाता है Prisons Act 1894 के तहत. फिर एक क्वेश्चन 2021 के प्रीलिम्स में आया था, which was with reference to India, consider the following statements. Judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in police station, not in jail. Now, this is the definition of police custody. During judicial custody, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court. This statement is right. तो these keywords, jargon, lingo जैसे हम कहते हैं, जुडिशरी, पॉलिटी से रिलेटेड, ये यूपीएससी पहले भी पूछ चुकी है. तो मेरे हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है एंड स्टूडेंट शुड मेक अ नोट ऑफ इट. Now with this, now I would like to invite Kanhaiya sir to take this discussion forward. थैंक यू सर. आज का जो आर्टिकल है द हिंदू से मैंने लिया है, ये दिस आर्टिकल इज रिगार्डिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड विच इज स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन द इंडियन सिटीज.
तो सिटीज के ऊपर डिजीज बर्डन जो है अर्बन एरियाज में, उसके ऊपर ये आर्टिकल फोकस करता है। इसमें स्टार्टिंग में जो बताया गया है वो है कि कितना मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज जो सिटीज में रहते हैं, कितने वनरेबल पॉपुलेशन या फिर सिटीजन्स हैं जो फॉर एग्जांपल इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स हैं, कैब एंड ऑटो ड्राइवर्स हैं, बस ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, सैनिटेशन वर्कर्स हैं। ये सारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं और वनरेबल पॉपुलेशन है बिकॉज ऑफ देयर मार्जिनलाइजेशन। तो ये जो मार्जिनलाइजेशन है ये किस कारण से है, ये किस चीजों से डिप्राइव्ड हैं, ड्यू टू विच द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बर्डन जो है इनके ऊपर इंक्रीज हो रहा है, उसको इस पर्टिकुलर आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। इसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। तो जिसमें एक पॉलिसी का इसमें नाम मेंशन है, नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सर्विलेंस पॉलिसी। So this policy becomes important. It is aimed at preventing and promoting pathways for non-communicable disease care and treatment pathways. तो ये इसका एम है। इसके साथ साथ इसमें बताया गया है कि why it is being poorly implemented in India. The first thing which is important here is the health system in urban areas are overburdened, fragmented and broken, which is a function of poor urban design and rapid urbanization. तो इसमें दो causes जो important यहाँ पर फोकस किए गए हैं वो है कि हमारा हेल्थ सिस्टम जो ओवरबर्डन है और फ्रेगमेंटेड है, ब्रोकन है, उसका कारण क्या है? वो कारण है पुअर अर्बन डिजाइन एंड रैपिड अर्बनाइजेशन। तो ये एक मेजर इशू है। रैपिड अर्बनाइजेशन की जहाँ बात करते हैं तो उसमें यहाँ पर एक डाटा भी मेंशन किया गया है जो इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट को नोट डाउन करना चाहिए। विथ ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरियाज, currently this figure is projected to reach 70% by 2050. So this is going to be a major challenge in the future also, because 70% of the population will be living in urban areas by 2050. उसमें भी हम जब इंडिया की वर्कफोर्स की बात करें, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट इंटरस्टेट माइग्रेशन विद अप्रोक्सीमेटली 41 मिलियन पीपल मूविंग बिटवीन स्टेट्स। सेंसस 2011 के हिसाब से ये माइग्रेशन का डाटा है, 48 इंटरस्टेट माइग्रेशन ऑफ 41 मिलियन पीपल। तो ये भी उनकी वनरेबिलिटी को बताता है, बिकॉज दिस इज द रीजन व्हाई देयर आर स्लम्स इन अर्बन एरियाज, और उसका भी डाटा यहाँ पर मेंशन है। सो दिस डायनेमिक प्रोसेस कंस्टिट्यूटिंग नियरली 29% ऑफ टोटल माइग्रेशन रेट, ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डाटा है, हाईलाइटिंग द फ्लूडिटी ऑफ लेबर मार्केट। नोटेबली a substantial portion of the urban population, estimated at 49%, लिव्स इन स्लम्स। जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो माइग्रेशन है 41 मिलियन पीपल का, उसमें से मैक्सिमम लोग जो हैं दे आर पार्ट ऑफ दिस स्लम पॉपुलेशन। तो 49% जो लोग हैं एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू यूएन हैबिटेट वर्ल्ड बैंक 2022, दे आर लिविंग इन स्लम्स, फर्दर अंडरस्कोरिंग द कॉम्प्लेक्स सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ इंडियन सिटीज। ठीक है, तो ये एक मेजर इशू है जो फर्दर उनको मार्जिनलाइज कर रहा है एंड इंक्रीजिंग द हेल्थ बर्डन ऑफ अर्बन इंडिया। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हेल्थ बर्डन के ऊपर ही कुछ आर्ग्यूमेंट्स और दे रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिपल हेल्थ बर्डन यहाँ पर मेंशन किया गया। इस टर्म को हम मेंस में यूज कर सकते हैं, आंसर्स में यूज कर सकते हैं, विच इज मेनली फोकसिंग ऑन हजार्डस वर्क इन्वायरमेंट्स, लिमिटेड हेल्थ केयर एक्सेस एंड फाइनेंशियल वनरेबिलिटी ड्यूरिंग हेल्थ क्राइसिस। तो ये तीन जो बर्डन है दे आर ऑल्सो एडेड बाय सोशल एंड इकोनॉमिकल मार्जिनलाइजेशन। तो ये तीन बर्डन है जिसको हम ट्रिपल बर्डन बोल रहे हैं, ये मेंशन किया जा सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर ड्यू टू दिस बर्डन हम जैसे सिम्टम्स की बात करें तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर साइलेंट, नेसेसिटेटिंग द रेगुलर स्क्रीनिंग विच नीड्स टू सिट विद इन द रोबस्ट हेल्थ प्रमोशन एंड रेफरल सिस्टम। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देर आर नो सिम्टम्स विच आर विजिबल इन केस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल हार्ट अटैक आ रहा है, जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में एक केस स्टडी भी दे रखी है, द रिसेंट केस वेयर द बेंगलुरु बीएमटीसी बस ड्राइवर है जो ड्यूरिंग दी ड्राइविंग उसको कार्डियक अरेस्ट आता है। तो ये यू कैन नॉट प्रेडिक्ट दिस टाइप ऑफ डिजीज इम्पैक्ट। सो हम इसको बोल सकते हैं कि द सिम्टम्स आर साइलेंट। सो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है रेगुलर स्क्रीनिंग इस केस में। तो रेगुलर स्क्रीनिंग के कारण इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ प्रॉपर सिस्टम देयर विल बी इंक्रीज इन द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो वो यहाँ पर एक इशू बताया गया है कि दिस इज अ मेजर इशू एंड दिस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ इंडिया इज वेरी हाई। Again, there are problems in, for example, access of publicly run primary health cares, because they are poor, very poor. The infrastructure is poor, then facilities are very less. So urban marginals के लिए देखा जाए तो उनके जो प्राइमरी हेल्थ
केयर सिस्टम्स हैं अर्बन सेंटर्स में, तो वो इतने अप टू द मार्क नहीं है जो प्रॉपर स्क्रीनिंग कर पाए इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का। तो ये भी एक इशू है। तो ये जो ट्रिपल बर्डन यहाँ डिस्कस किया है, इसको हम ऐसे में यूज कर सकते हैं, जीएस में यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलर डाटा को हम आंसर्स में भी यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर माइग्रेशन का डाटा है और स्लम पॉपुलेशन का डाटा है। फिर हम इसमें अर्बन प्लानिंग की और उसकी बात करें और हम देखें कि कैसे टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती है। सो रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ पैरामीटर्स ऑन द लाइन ऑफ हेल्थ इन आवर हैंड फॉर दोज हु हैव हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज, फॉर एग्जांपल स्क्रीनिंग एज ए मेथोडोलॉजी हैज ए टू फोल्ड एडवांटेज। तो हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज करके स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो इट विल हैव टू फोल्ड एडवांटेजेस। फर्स्ट जो है ये हमें डाटा प्रोवाइड करेगा विच कैन बी यूज्ड इन एपिडेमियोलॉजिकल मॉडलिंग्स एंड पब्लिक हेल्थ प्लानिंग, तो वो इम्पोर्टेंट है। देन on the other hand it also creates awareness at individual community level for the health risk। तो ये दो टाइप के इसके एडवांटेज रहेंगे स्क्रीनिंग के यहाँ पर जो मेंशन है। सो अल्टीमेटली जो ऑथर है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में वो प्रमोट कर रहा है कि देयर शुड बी अ कम्युनिटी लेड कम्युनिटी बेस्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सर्विलेंस सिस्टम फॉर मार्जिनलाइज्ड अर्बन सेटलमेंट्स। So this is the crux of this particular article. So this was all from this particular article, and now I'd like to invite Manish sir to continue this discussion. I have one article from the Indian Express Today edition. This article is about the prior sanction, what Supreme Court said on the ED cases against public officials. As we know, कि nowadays large scale use of enforcement director is taking place in our country. तो इसके context में cases है और यहाँ पे बात किया गया कि now on November 6 Supreme Court has said that you enforcement direct need prior sanction in order to prosecute public servant on money laundering charges। तो ये आया है, इससे पहले दो केसेस हुआ था जिसमें एक पी चिदम्बरम की बात की जा रही है और अरविंद केजरीवाल की बात की जा रही है। और इन लोगों ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया बाय सेइंग दैट कि दे हैव परफॉर्म दोज एक्ट ड्यूरिंग व्हाइल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी। तो बहुत लार्ज स्केल इम्प्लीकेशन है इस एक्ट का, तो इस बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इसमें कुछ की टेक अवे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करता है सेक्शन 197 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 सीआरपीसी की बात कर रहा था। तो ये एक्ट क्या करता है? दिस एक्ट बार्स कोर्ट फ्रॉम टेकिंग cognizance of offense alleged to have been committed by judge, magistrate or public servants who were acting or purported to be acting discharge of their duties while doing duty. If a government servant or judge are doing something, so they cannot be, there is bar on court to take cognizance of offense। तो कहीं ना कहीं एक तरह से रेस्ट्रिक्शन है, सो दैट द पर्सन हु इज ऑन दैट पोस्ट कैन एक्ट फ्रीली। तो उसके बाद से इससे रिलेटेड एक सिमिलर प्रोविजन जो अभी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता आया, उसमें सेक्शन 218 है, जो बोथ आर सिमिलर सेक्शंस। तो फिर यहाँ पे बात करता है कि व्हाई दिस एक्ट सेक्शन 197 इज देयर। तो कहीं ना कहीं है कि इट प्रोवाइड्स ए शील्ड और ए काइंड ऑफ प्रोटेक्शन टू पब्लिक सर्वेंट्स और अननेसेसरी प्रोसिक्यूशन से उनको प्रोटेक्ट करती है। हाउएवर देयर इज नो नीड ऑफ सैंक्शन इन सर्टेन केसेस। फॉर एग्जांपल अगर वुमेन से रिलेटेड वुमेन के क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो, फॉर एग्जांपल रेप, सेक्सुअल हरासमेंट या स्टॉकिंग रिलेटेड केसेस हो, तो इन सच केसेस देयर इज नो नीड ऑफ गेटिंग द प्रायर सैंक्शन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी। उसके बाद से यहाँ पे एक और टेक अवे है कि दिस एक्ट डज नॉट प्रोटेक्ट पब्लिक सर्वेंट्स इन ऑल देयर एक्ट्स। ये तभी इम्प्लीकेबल होता है व्हाइल दे आर डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटी। फॉर एग्जाम्पल 24 आवर्स पब्लिक सर्वेंट इज नॉट डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटी, बट व्हाइल डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटी इफ दे आर डूइंग समथिंग, तो उस केस में ये प्रोटेक्शन उनको मिलता है। फिर यहाँ पे देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस का यहाँ पे हाईलाइट किया गया इस आर्टिकल में। तो इसमें ये बोलता है कि द protection of sanction is assurance to honest and sincere officers to perform his duty honestly and to the best of their ability further public duties। कहीं ना कहीं एक तरह से assurance होता है कि yes we are not going to be prosecuted for performing our official duty। तो एक होता है कि yes we need encouragement मिलती है और कहीं ना कहीं public officers उसको यूज करते हैं, they perform their duty without any fear। हाउएवर यहाँ पे ये लिया है कि इसको
इस जो प्रोटेक्शन है इसको मिसयूज नहीं करना चाहिए पब्लिक ऑफिसर्स की, तो ये बात भी ये आर्टिकल कहता है। अलॉन्ग विद दैट सेकंड पार्ट में ये बोलता है कि हाउ डज द रिसेंट एससी वर्डिक्ट से, ये क्या कहता है तो इसमें बेसिक टेक अवे यही है कि अगर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस अगर पब्लिक ऑफिसर्स के अगेंस्ट लग रहा है, तो इन दैट केस द ईडी नीड द प्रायर सैंक्शन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी। तो इस पार्ट में यही टेक अवे। बट दूसरे पार्ट में यहाँ पे एक होता है कि व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ प्रायर सैंक्शन रिक्वायरमेंट। इसका इम्पैक्ट की बात करें तो यहाँ पे ये हाईलाइट किया गया है कि जो कंप्लेंट है और इन्वेस्टिगेशन अंडर पीएमएलए है वो तो एज इट इज होल्ड करेगा, हाउएवर कॉग्निजेंस ऑफ चार्जशीट बाय ट्रायल कोर्ट कैन गो अवे। ये जो प्रोविजन है ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। दूसरा ये होगा कि दिस मीन्स दैट द एक्यूज पब्लिक सर्वेंट इफ कन्विक्ट बाय ए ट्रायल कोर्ट, तो अगर कन्विक्शन हो गई है ट्रायल कोर्ट के बाद, तो उसके बाद भी ये जो पर्सन है वो हायर कोर्ट में अगर वो उसको अपील करते हैं, तो वहां पे एक उनके पास लॉजिक ये रहेगा, कंसर्न ये रहेगा कि इस केस में प्रायर सैंक्शन नहीं लिया गया था, और जो भी मेरे जो प्रोसिक्यूशन हुई है दैट विज हैपन फॉर परफॉर्मिंग माय ऑफिशियल ड्यूटी। तो एक ये इम्प्लीकेशन होगा। उसके बाद से फिर यहाँ पे बात की जा रही है पीके प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ सिक्किम की केस के। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो सेक्शन 197 है जो प्रायर सैंक्शन से रिलेटेड है, ये थ्रू आउट द ट्रायल किसी भी स्टेज में जो एक्यूज्ड पर्सन है इसको यूज कर सकता है इन ऑर्डर टू गेट रिलीफ और इन ऑर्डर टू प्रूव हिज इनोसेंसी इन सच केसेस। तो यही बेसिक टेक अवे है इस आर्टिकल का। कहीं ना कहीं पीएमएलए का लार्ज स्केल पे यूज हो रहा है, गवर्नमेंट पे ये एलिगेशन लगती रहती है, तो आप इससे मेंस में प्रीलिम्स में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। So this is the basic takeaway of this article, and with this, I would like to conclude today's session. Thank you all.